चलो फोन में जेब में रख दिया कि हम रख दिए। चालू है। यस। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 विषय गणित में अध्याय 11 जिसका नाम है समरूपता। समरूप अर्थात वे आकृतियाँ, वे ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका रूप समान हो तथा माप अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। परंतु इससे पहले अपन देखें कि जैसे एक ये वृत्त है और इसी त्रिज्या का दूसरा वृत्त है, तो इनकी जो आकृतियां हैं एक जैसी हैं, त्रिज्या भी समान है, तो इनका रूप भी क्या हो गया, एक जैसा हो गया। इसी प्रकार से एक ये वृत्त है, दूसरा ये वृत्त है, तो इनकी शेप यानी आकृति तो एक जैसी हैं परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो इन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं, समरूप, यानी इनमें समान रूपता है। जैसे ये वर्ग हो गया अपना किसी भी नाप का और दूसरा ये हो गया, तो इनके नाप भुजाओं की अलग अलग है और आकृति एक जैसी बनती है। तो ऐसी आकृतियों को अपन क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। परंतु इससे पहले अपन ने पढ़ा है कक्षा 9 में सर्वांग समता। तो सर्वांग समता में अब ये दोनों वृत्त हैं, यदि इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं तो ये क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम, यानी त्रिज्याएं बराबर हैं तो परिधि भी बराबर होगी। इसी प्रकार से कोई भी दो त्रिभुज हैं, यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, ये इसके और ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, तो इन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं, सर्वांग सम, यानी इनके अवयव पहले त्रिभुज के तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। अब इनकी आकृति भी एक जैसी नजर आ रही है तो ये समरूप भी होते हैं, अर्थात प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो। अब जैसे ये दो वृत्त हैं, इसकी त्रिज्या बड़ी है और इसकी छोटी है, तो इनकी आकृति तो एक जैसी नजर आ रही है परंतु इनकी माप हैं जो भिन्न भिन्न हैं, अतः ये केवल समरूप आकृतियां हैं। तो समरूप आकृति सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है। तो हम यहां सबसे पहले समरूपता को समझने से पहले सर्वांग समता की परिभाषा लिख लें जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी है। सर्वांग समता और समरूपता में थोड़ा सा अंतर लेकर चलेंगे अपन, ताकि आपको दोनों का ही तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता दो त्रिभुजों में बात कर रहे हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे यदि, अब यहां से इनमें अंतर देखेंगे अपन समरूपता के आधार पर। नंबर 1, इनकी संगत भुजाएं, संगत कोण, पहले संगत कोण बराबर हों।
नंबर 2, इनकी संगत भुजाएं भी बराबर हों। तो ऐसे त्रिभुजों को अपन क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है अपना, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया अपन ने PQR। तो संगत कोण A किसके बराबर हो? P के, B किसके बराबर हो? Q के, और C किसके बराबर है? R के। तो संगत कोण बराबर हो गए। संगत भुजाएं जैसे AB PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है, और BC QR के बराबर है। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं सर्वांग समता में, और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का निशान है, त्रिभुज PQR। तो ये तो हुई हमारी सर्वांग समता। अब सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, आप कक्षा 9 में पूर्ण रूपेण पढ़ चुके हैं, परंतु थोड़ा याद दिलाना जरूरी है। पहला नियम है भुजा भुजा भुजा, अर्थात SSS नियम। दूसरा है भुजा कोण भुजा, SAS। तीसरा है कोण भुजा कोण, ASA, या इसकी जगह हम AAS भी लिख सकते हैं। चौथा है जो केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुजों में, कर्ण भुजा, या फिर पूरा लिखें अपन तो समकोण, एक तो कोण हो गया 90 डिग्री का, दूसरा कर्ण, और एक भुजा। तो इस नियम को कहते हैं अपन RHS नियम। तो ये सर्वांग समता के 4 नियम हो गए हैं जो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब जो अपनी मुख्य बात है अध्याय 11 की समरूपता, अब आती है अपनी 2 त्रिभुजों की समरूपता। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जिन पर आधारित प्रमेय है। तो अब आपको ध्यानपूर्वक समरूपता की और सर्वांग समता की परिभाषा में अपन अंतर करें। समरूपता, या अपन यो कहें समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यदि नंबर 1, इनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 2,
इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। सर्वांग समता में आपने देखा था कि पहला तो यही कंडीशन है कि संगत कोण बराबर हो, जबकि सेकंड कंडीशन में सर्वांग समता में संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, परंतु समरूपता में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे ये त्रिभुज ले लिया अपन ने, कोई भी ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया पी क्यू आर। संगत कोण बराबर हो, अर्थात ए कोण किसके बराबर होगा, पी के, बी कोण किसके बराबर होगा, क्यू के, सी कोण किसके बराबर होगा, आर के। तो कोण तो बराबर है, परंतु दूसरी कंडीशन देखें ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4.5। तो यहां पर अपन ने देखा फर्स्ट कंडीशन, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तीनों कोण बराबर हो गए। अब यदि ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। तो नंबर 2 की कंडीशन में देखें अपन कि ए बी अनुपात पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू निकालें अपन तो 5 बटे 2.5, अनुपात निकालें तो 2 बटे 1। इसी प्रकार से बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो गया अपना 9 बटे 4.5, इसका भी अनुपात निकाला तो 2 बटे 1। और तीसरी है ए सी बटे पी आर बराबर 6 बटे 3, तो ये भी हो गया 2 बटे 1, अर्थात ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 2 अनुपात 1, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर 2 अनुपात 1 और ए सी अनुपात पी आर बराबर 2 अनुपात 1। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हो गई अपनी समरूपता की परिभाषा। अब समरूपता के नियम देखें। समरूपता के नियम, नंबर 1, भुजा ए नियम, अर्थात कोण 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 नियम। यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों, या यूं कहें कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों, तो भी वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरा नियम है ए, अर्थात कोण कोण, उपनियम है ये, क्योंकि हम ये त्रिभुज कोण योग गुण धर्म से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
यदि जब दो कोण अलग अलग बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण 180 में से घटाकर निकालेंगे तो दूसरे त्रिभुज का भी स्वतः ही उसके बराबर हो जाएगा। तीसरा नियम है भुजा, अरे ये हिंदी मेरी, एस ए एस, अर्थात भुजा कोण भुजा नियम, यानी पहले त्रिभुज का एक कोण तथा दूसरा त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो भी वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तीसरा है, चौथा नियम है अपना एस 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 नियम, भुजा 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 नियम। इसके अंतर्गत यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान अनुपात में हैं तो भी वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये आपके नियम हो गए। अब देखें प्रश्नवाली 11.1 बिल्कुल नो टाइप पर आधारित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, अर्थात जिनकी कोई नाप नहीं है, त्रिज्या की छोटी है बड़ी है, तो इस प्रकार से ये सभी वृत्त कैसे हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग, अब वर्ग चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, परंतु इनकी जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन साइज नहीं है। यदि साइज भी बराबर हो तो ये सर्वांग सम भी हो जाएंगे और समरूप भी हो जाएंगे। तो सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके अंतर्गत आएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब सत्य और असत्य का है जो नहीं है। अब देखिए अपन अब आता है अपना मुख्य रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रमेय 11.1। प्रमेय है अपनी 11.1, इसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। एक थेल्स नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस प्रमेय को प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या प्रमेय दी थी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई
खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहा है थेल्स ने? इन्होंने किसी त्रिभुज की कोई त्रिभुज लिया और बारी बारी से, जैसे मान लीजिए पहली भुजा ए बी है, तो यहां से इस भुजा के समांतर ए बी के समांतर, चाहे यहां से कहीं से भी, जो इसकी अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो ये सिद्ध किया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात अर्थात समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात इस जो भुजा के AC और BC के जो टुकड़े किए हैं इसने, उनका अनुपात सदैव समान आता है। या कोई भी भुजा, मान लीजिए BC के समांतर रेखा खींच दी, तो ये जो बिंदु हैं ये इन AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विभिन्न त्रिभुजों पर ये आजमा कर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था और इस प्रमेय को प्रतिपादित किया। तो अब अपन देखें त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज ले लिया अपन ने ABC। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा कौन सी ले ली अपन ने? BC ले ली। BC के समांतर ये रेखा खींच दी मैंने, जिसका नामकरण कर दिया D और E। BC के समांतर अर्थात BC और DE दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर। जो भुजा अन्य दो भुजाओं को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया हुआ है अपन को, दिया हुआ है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर BC खींची गई है, जो AB व AC को क्रमशः बिंदु D व E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है।
अब दूसरा बिंदु है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, पढ़िए फिर मेरे को। जो शुरू में जो लिखा होता है वो आता है सिद्ध करने में, और जो अंतिम लाइन में लिखा होता है, शुरू में दिया हुआ तो आता है दिया हुआ में, और जो अंतिम लिखा होता है वो आता है सिद्ध करने में। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने एक त्रिभुज बना लिया, उसकी बीसी भुजा के समांतर रेखा DE खींच ली, जो अन्य दो भुजाओं को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है, करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात दोनों भुजाएं कौन कौन सी हो गई? AB को कहां काटा है इसने? D पर, तो इसका अनुपात क्या हो गया? AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब तीसरा बिंदु आता है सिद्ध करने के बाद में रचना। तो अब हमें क्या रचना करनी है?